हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडिएंट एकेडमी। मैं अमोल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडिएंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। आज वी विल गो थ्रू 10 न्यू वर्ड्स अगेन और फिर हम एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। पर वो सब शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं। 12 अगस्त से यानी कल से ही बैंकिंग फाउंडेशन की नई बैच ऑफलाइन मोड में शुरू हो चुकी है। इसका समय सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का है और बैंकिंग फाउंडेशन की ऑनलाइन मोड में बैच दोपहर 12 बजे से शुरू हुई है। तो ये दोनों बैचेस आपके लिए है। अगर आपको लगता है इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इनको बहुत बेसिक लेवल से आपको सीखना है और बेस बहुत अच्छा तैयार करके फिर आगे बढ़ना है, तो ये दोनों बैचेस आपके लिए है। तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द एक्चुअल क्लास। तो आज जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है एब्स्ट्रूस। क्या वर्ड है ये? एब्स्ट्रूस नाम का वर्ड है, ठीक है। चलो शुरू करेंगे एब्स्ट्रूस से। लेट अस फर्स्ट रीड द सेंटेंस। क्या बोला है? द प्रोफेसर्स लेक्चर वाज फुल ऑफ एब्स्ट्रूस थेरीज। ऐसी थेरीज है एब्स्ट्रूस थेरीज दैट वेर हार्ड फॉर द स्टूडेंट्स टू ग्रास्प। ग्रास्प का मतलब क्या होता है? समझना, किसी चीज को पकड़ना, दैट इज ग्रास्प, है ना। तो ग्रास्पिंग अच्छी नहीं हो रही थी क्योंकि जो पूरा लेक्चर था उसमें जो थीरीज थी वो एब्स्ट्रूस थी। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स, यानी समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझने में मुश्किल हो, ऐसी चीजों को हम एब्स्ट्रूस कहते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ फिर मीनिंग? समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या ऑब्सक्यूर। ऑब्सक्यूर ये भी वर्ड हमने कुछ ही दिन पहले देखा था, राइट। ऑब्सक्यूर इज समथिंग विच इज नॉट क्लियर, है ना। अनक्लियर अगर कुछ हो तो हम उसको ऑब्सक्यूर कहते हैं। यहाँ पे इट हैज टू डू मोर विथ समथिंग विच इज मोर कॉम्प्लेक्स, मुश्किल है समझने के लिए, दैट इज एब्स्ट्रूस, ठीक है। एक ऐसा ही दूसरा वर्ड है ऑप्ट्यूस, लेकिन वो ऑप्ट्यूस जो है वो एंगल के केस में होता है ना। एक्यूट एंगल और ऑप्ट्यूस एंगल होता है 90 डिग्री से ज्यादा वाला एंगल, तो दैट इज ऑप्ट्यूस, वो अलग वर्ड है। दिस इज एब्स्ट्रूस, ठीक है। चलो इनके सिनोनिम्स क्या होंगे फिर? जैसे मैंने अभी कहा, कॉम्प्लेक्स या एसोटेरिक या एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक और एसोटेरिक ये दोनों वर्ड्स हम लोग देख चुके हैं पहले। एनिग्मेटिक डील्स विथ मिस्ट्री, है ना, कुछ ऐसी चीज जो समझ के परे हो, दैट इज एनिग्मेटिक है। एसोटेरिक का मतलब समथिंग विच इज अगेन वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, कॉम्प्लेक्स थेरीज। और यहाँ पे एब्स्ट्रूस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, समझने में मुश्किल। एंटोनिम क्या होंगे इसके जो बहुत इजी हो समझने के लिए, क्लियरली समझ में आ जाए आपको, सिंपल हो या ऑब्वियस हो। ऑब्वियस मतलब वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड, की ऑब्वियस है, बहुत क्लियर है सबके लिए। समझ गए? समझ गया वर्ड एब्स्ट्रूस? एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस नहीं, एब्स्ट्रूस, ठीक है। चलो, समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज परनीशियस। परनीशियस, चलो सेंटेंस पढ़ेंगे पहले। द परनीशियस इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स मेंटल हेल्थ द ग्रोइंग कंसर्न। ये एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। कौन सा विषय? कि सोशल मीडिया का कैसा इन्फ्लुएंस हो रहा है? परनीशियस इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब चिंता का विषय कब होगा? जब जब इन्फ्लुएंस ये अच्छा होगा कि बुरा होगा? ऑफ कोर्स बुरा होगा। परनीशियस का मतलब होता है बुरा इन्फ्लुएंस हो रहा है। बुरा इन द सेंस समथिंग दैट कैन कॉज हार्म, है ना, ऐसा इन्फ्लुएंस जो हार्मफुल हो, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो परनीशियस का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी हार्मफुल, है ना। क्या मीनिंग है देखो यहाँ, हैविंग हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। पर इसका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है ना, ये डायरेक्टली नहीं दिखता, ये लॉन्ग टर्म में धीरे 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 करके अफेक्ट करता है। परनीशियस इफेक्ट, परनीशियस इज ऑलवेज हार्मफुल, लेकिन पॉइजन जैसा हार्मफुल नहीं है कि ले लिया खत्म, नहीं। इट इज लाइक वेरी स्लो पॉइजन, है, धीरे 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 सटल वे में इंपैक्ट करने वाला। क्या मतलब हुआ इसका? हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और अ सटल वे। धीरे धीरे दिमाग करने वाला, खराब करने वाला सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो बुरा है, हार्मफुल है, उसे कहेंगे हम परनीशियस इफेक्ट। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? हार्मफुल जो हम पहले देख चुके हैं, है ना, डैमेजिंग इफेक्ट या डिस्ट्रक्टिव। अब ये हार्म, डिस्ट्रक्टिव और डैमेजिंग दोनों वर्ड्स आपने सुने हैं।
एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, कैसा, और सोशल मीडिया कैन बी यूजफुल टू, राइट, तो यूजफुल या बेनिफिशियल, हेल्पफुल या एडवांटेजियस, दीज कैन बी द एंटोनिम्स, सिंपल वर्ड्स फॉर परनीशियस, है ना, सिंपल एंटोनिम्स फॉर परनीशियस। समझ में आ गया? परनीशियस, परनीशियस इज बेसिकली क्या, समथिंग विच इज हार्मफुल, बट इन व्हाट काइंड ऑफ अ वे, इन अ सटल वे, धीरे धीरे। चले नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज लिथार्जिक। लिथार्जिक तो बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ही कॉमन वर्ड है लिथार्जी, लिथार्जी या लिथार्जिक। सेंटेंस पढ़ो, ध्यान में आ जाएगा। द हॉट वेदर मेड एवरीवन फील लिथार्जिक एंड अनइंटरेस्टेड इन आउटडोर एक्टिविटीज। बहुत धूप थी, हॉट वेदर था, इसलिए सबको कैसा लगा, सबको लिथार्जिक लगा। लिथार्जिक मतलब विदाउट एनर्जी, आलस भरा, थकावट भरा, दैट इज लिथार्जिक। और इसलिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था आउटडोर एक्टिविटीज में, तो सबको कैसा फील हो रहा था, लिथार्जिक, आलस से भरा या थकावट से भरा। लिथार्जी वैसे सीधा सीधा आलस होता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया लिथार्जी, मीनिंग अफेक्टेड बाय लिथार्जी। लिथार्जी मतलब क्या, लगिश होना या अपैथेटिक होना। अपैथेटिक मतलब उदासीन। कल देखा था ना हमने, वर्ड देखा था, कौन सा वर्ड देखा था कल, अपैथी देखा था, अपैथी। और अपैथी से ही क्या बना है, अपैथेटिक, ठीक है। तो अपैथी मतलब उदासीनता, तो लिथार्जिक भी उदासीन भरा ही है। अब आलसी व्यक्ति उदासीन भरा ही होता है ना, उसमें तो उदासी होती है दुनिया भर की। तो आलस मतलब लिथार्जी, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे इसके, स्लगिश, स्लगिश मतलब धीरे 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 काम करना। लिस्टलेस, बिना उत्साह के। वियरी, बहुत ही आराम से चल रहा है, धीरे धीरे। एंटोनिम क्या होगा इसका फिर, एनर्जेटिक, है ना, जहां पे एनर्जी हो। लाइवली या एक्टिव। समझ में आ गया, क्लियर है। लिथार्जी का मीनिंग, लिथार्जी मतलब क्या, आलस, बहुत आलस, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। बस लिथार्जी का अपोजिट ही अगर कुछ मिलना था एंटोनिम, तो वो है जीलस, जील से भरा हुआ। जील का मतलब क्या होता है, जील मतलब एनर्जी, है ना, तो एनर्जी से भरा हुआ जीलस। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे, ध्यान में आएगा। द जीलस वॉलेंटियर डेडिकेटेड काउंटलेस आवर्स टू दी चैरिटीज कॉज, है ना। कैसा वॉलेंटियर था, जीलस वॉलेंटियर था, यानी पूरी एनर्जी से भरा, उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति, जिसने काउंटलेस आवर्स दिए, किसके लिए, चैरिटी के कॉज के लिए, बराबर। तो जीलस का मतलब क्या, कैसा वॉलेंटियर, उत्साह से भरा, जिसमें बहुत एनर्जी है, दैट इज जीलस, ठीक है। मीनिंग हैविंग और शोइंग ग्रेट एनर्जी और एंथुजियाज्म इन परसूट ऑफ अ कॉज और एन ऑब्जेक्टिव। उत्साह से भरा कोई होना या एनर्जी से भरा इस जीलस, ठीक है। सिनोनिम क्या होगी इसके, पैशनेट, फर्वेंट या इंथुजियास्टिक। ऐसे लोग जिनमें उत्साह बहुत है, पैशनेट है मतलब काम के प्रति पैशन है ना, फर्वेंट है मतलब बहुत एनर्जी है, उत्साह है, इंथुजियास्टिक मतलब वही उत्साह से रिलेटेड वर्ड। और एंटोनिम क्या होगा, वही जो अभी हमने देखा, कौन सा, अपैथेटिक, अपैथी से भरा हुआ, लिथार्जिक व्यक्ति, बराबर है। ये हो गए उसके एंटोनिम्स। कौन से साथ में, इनडिफरेंट, अपैथेटिक या डिस्पैशनेट। डिस्पैशनेट मतलब किसी चीज की कोई पैशन नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, दैट इज डिस्पैशनेट, ठीक है। समझ गया, जीलस समझ गया, जीलस इज फुल ऑफ एनर्जी। चलो नेक्स्ट वर्ड इज बिलीजरेंट। मस्त वर्ड है एकदम, बिलीजरेंट मतलब बहुत एग्रेसिव ना, बहुत एग्रेसिव, दैट इज बिलीजरेंट। चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। हिज बिलीजरेंट एटीट्यूड ऑफन लेड टू आर्गुमेंट्स विथ हिज कलीग्स। उसका एटीट्यूड ही कैसा था, उसका एटीट्यूड ही एग्रेसिव था, बहुत एग्रेसिव, बिलीजरेंट एटीट्यूड। और इसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से उसके कलीग्स के साथ हमेशा आर्गुमेंट्स होते रहते थे। तो बिलीजरेंट का मतलब होता है बहुत एग्रेसिव एटीट्यूड, है ना। चलो मीनिंग क्या दिया है, होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब भी होता है आक्रामक या एग्रेसिव, या फिर हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव। चलो एग्रेसिव तो दिया ही है यहाँ पे। सिनोनिम क्या होंगे इसके, और कौन से वर्ड्स यूज हो सकते हैं इसके जगह, कॉम्बेटिव, कॉम्बेटिव लड़ाकू, लड़नतू जिसको बोलते हैं ना, वो लड़ने के लिए तैयार है कभी भी,
है ना, उससे आप बात भी करो तो वो वैसे मूड में रहेगा, नहीं थोड़ी सी गलती हो जाने तो मैं लड़ लूंगा तेरे से, ठीक है। या एंटागोनिस्टिक, एंटागोनिस्टिक मतलब जो आपको हमेशा अपोज करे, हमेशा काउंटर आर्गुमेंट के लिए तैयार रहे। एग्रेसिव मतलब आक्रामक। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? शांति प्रिय व्यक्ति, पीसफुल, फ्रेंडली या एग्रीएबल, जो आपके साथ एग्री कर ले, हाँ चल 2+2 5, हाँ ठीक है चलो 2+2 5 भी ठीक है, ऐसे बोलने वाले एग्रीएबल, है ना, उनको कुछ ज्यादा टेंशन नहीं होता, भाई तूने जो बोला वो सही, ठीक, दैट इज एग्रीएबल, राइट। चलो, तो बिलीजरेंट का मतलब उसका बिल्कुल अपोजिट होगा, जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, आक्रामक है, एग्रेसिव है। चलो, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डूबियस। ये वर्ड हमको इससे पहले भी आ चुका है, डूबियस, और इसका बहुत सिंपल मैंने मीनिंग बताया था आपको, जो आपको डुबा सके, डुबा दे, वो डूबियस है। मतलब ऐसी चीज जिसपे आपको डाउट हो, सस्पिशियस हो, सस्पिशियन हो किसी चीज पे, या कोई चीज सस्पिशियस हो, तो उसे हम डूबियस कहेंगे। जनरली ये स्कीम्स, प्लान्स जो लोग आपके लिए लाते हैं ना, जिससे आपको धोखा हो सकता है, उसको हम डूबियस कहते हैं, है ना। चलो देखेंगे डूबियस का सेंटेंस यहाँ पे। द डूबियस नेचर ऑफ द एविडेंस, किसका नेचर डूबियस है? एविडेंस का। एविडेंस का मतलब कोई साक्ष्य जो दी होगी उसका एविडेंस, यानी वो एविडेंस होता है। मेड इट डिफिकल्ट टू रीच अ वर्डिक्ट, जो एविडेंस पेश किया गया था, जो प्रूफ पेश किया गया था, या जो क्या कहेंगे हम, साक्ष्य जो कोर्ट के सामने दी गई थी, वो कैसी थी? उस पर डाउट था, वो सस्पिशियस से भरी थी, सस्पिशियस थी या सस्पिशियन से भरी हुई थी, इसलिए उसे डूबियस एविडेंस कहा गया है, और जिसकी वजह से निर्णय पे पहुंचना मुश्किल था। तो मीनिंग क्या होगा इसका? हेजिटेटिंग और डाउटिंग, जिस पे डाउट है। नॉट टू बी रिलाइड अपॉन, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो डूबियस हो गया, मतलब डाउटफुल। सिनोनिम क्या होंगे इसके? डाउटफुल, अनसर्टन या सस्पिशियस, ठीक है। एंटोनिम, जिस पे आप विश्वास कर सको, सर्टन है, डेफिनेट है, या विश्वास के पात्र है, मतलब ट्रस्ट वर्दी है, तो उसे हम कहेंगे ट्रस्ट वर्दी, है ना, विश्वास के पात्र है मतलब ट्रस्ट वर्दी है, दैट इज एंटोनिम ऑफ डूबियस। क्लियर? जो डुबा दे वो डूबियस। चलो नेक्स्ट, एरियोडाइट। एरियोडाइट हमारे प्रोफेसर के लिए हम लोग एरियोडाइट यूज करते थे, क्योंकि ही वॉज अ स्कॉलर, है ना, उनको जो नॉलेज था वो इनकम्पेरेबल था, बहुत नॉलेज, बहुत डीप नॉलेज अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, तो उनको एरियोडाइट कहते थे, ठीक है। तो एरियोडाइट का मतलब देखेंगे। द एरियोडाइट प्रोफेसर वॉज रिस्पेक्टेड फॉर हिज एक्सटेंसिव नॉलेज इन हिज फील्ड, उनकी फील्ड में उनका नॉलेज इतना डिटेल था, इतना एक्सटेंसिव था, एक्सटेंसिव मतलब बहुत वास्ट, बहुत ज़्यादा, तो उनको क्या कहा जाता था? एरियोडाइट प्रोफेसर, मतलब नॉलेजेबल, स्कॉलर है एकदम, उस फील्ड में वही है भीष्म पितामह उस फील्ड के, ऐसे, है ना। मीनिंग क्या होगा इसका? हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज ऑफ और लर्निंग, जिसके पास बहुत नॉलेज है, लर्निंग बहुत ज़्यादा है, वो एरियोडाइट। सिनोनिम्स क्या होंगे इनके? लर्नेड, स्कॉलरली या नॉलेजेबल, ये दोनों तीनों वर्ड हम लोग देख चुके हैं अभी। एंटोनिम्स क्या होंगे? इग्नोरेंट, जिसको कुछ लेना देना नहीं है किसी चीज से, अनएजुकेटेड या अनइन्फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स तो बहुत इजी वर्ड्स है। मेन जो वर्ड है वो है एरियोडाइट। एरियोडाइट का मतलब होता है बहुत नॉलेजेबल या स्कॉलरली व्यक्ति। पंडित, किसी चीज में पंडित होना, है ना। अब पंडित इज अ वर्ड दैट इज इन इंग्लिश डिक्शनरी ऑल्सो, पंडित मीन्स एरोडाइट। चलो नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज गैरुलस। कौन सा वर्ड है? गैरुलस। तो कल का एक वर्ड याद है क्या? लोकेशियस। लोकेशियस ये वर्ड याद है क्या कल का? लोकेशियस का मतलब होता है बातूनी, है ना, जो टॉकेटिव, यानी जो बात करना शुरू करता है तो बात ही करता रहेगा, उसे कहेंगे गैरुलस। वो उसका बस सिनोनिम है गैरुलस, सेम, है ना। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, जो बात करता रहेगा। क्या है सेंटेंस? द गैरुलस नेबर केप्ट एवरीवन एंटरटेन्ड विथ हर एंडलेस स्टोरीज। नेबर कैसी थी? गैरुलस थी, मतलब वो बात करती रहती थी, एंडलेस स्टोरीज थी, कहानियां उसकी खत्म ही नहीं होती थी,
गैरुलस, टॉक करने वाले, मीनिंग एक्सेसिवली टॉकेटिव स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर्स, ऐसे मैटर्स जहां पे लोगों को प्रॉब्लम जा सकती है, ऐसे भी मैटर पे वो बात कर सकते हैं बहुत, तो उन्हें कहेंगे हम गैरुलस। सिनोनिम क्या होगा इसका? चैटी, बात करने वाला, वर्बोस या लोकैशियस, अब ये वर्ड कल ही देखा हमने, लोकैशियस, पातूनी, टॉकेटिव। एंटोनिम क्या होंगे इसके बताओ? एक वर्ड हमने अभी कुछ दिन पहले देखा है, टैसिटर्न। टैसिटर्न का मतलब समवन हु यूजेस वेरी लिटिल वर्ड्स, वेरी फ्यू वर्ड्स, बराबर। तो एसिटर्न हो सकता है इसका एंटोनिम, या रेटिसेंट यूज हो सकता है, जो बहुत कम बात करे। कंसाइज यानी स्पेसिफिक किसी चीज पर बात करे। रिजर्व्ड, रिजर्व मतलब अपने ही अपने में रहने वाला व्यक्ति, जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, उसे कहेंगे हम रिजर्व्ड, ठीक है। इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति रिजर्व्ड हो सकता है, ठीक, क्लियर। गैरुलस समझ गया? गैरुलस यानी बहुत बात करने वाला व्यक्ति। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, हैपलेस। हैपलेस, ठीक है ना? देखो, होपलेस नहीं है, हैपलेस है, पर होपलेस से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट भी नहीं है, वेरी नियर टू होपलेस। या बहुत बार कह सकते हैं हम कि हैपलेस होने की वजह से होपलेस हो गया आदमी, ऐसा बहुत बार होता है, ठीक है। हैपलेस क्या है ये देखेंगे। पहले तो आपको एक बात बता दूं मैं हैपलेस के बारे में, कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हैप। हैप का मतलब क्या होता है? हैप मतलब होता है चांस या फॉर्चून, हाँ, इसे कहते हैं हैप। इसका मेन वर्ड ये है हैप, ठीक है। अब जिसको फॉर्चून ना हो, जिसको चांस ना हो, अनलकी बंदा जो है, उसे कहेंगे हम हैपलेस। हैप से ही कुछ और वर्ड बने, जैसे हैपन, है ना, चांस मिलना, कोई चीज हो जाना, तो हो जाना से हैपन हो गया। मिस हैप यानी ऐसा हैप या ऐसा कुछ तो भी होना जो मिस है। मिस है मतलब गलत कुछ तो भी हो जाना, मिस हैप, दुर्घटना। तो हैप मतलब घटना, और मिस हैप मतलब दुर्घटना। हैपलेस मतलब चांस, फॉर्चून। हैप मतलब चांस या फॉर्चून, हैपलेस मतलब चांस ना मिलना या फॉर्चून ना होना, यानी बंदा अनलकी होना, ऐसा, समझ गए? चलो सेंटेंस पढ़ेंगे। द हैपलेस ट्रेवलर मिस्ड हिज फ्लाइट एंड लॉस्ट हिज लगेज। अरे बाप रे, दो दो चीज हो, देखो, हैपलेस ट्रेवलर क्या हो गया? मिस्ड हिज फ्लाइट एंड लॉस्ट हिज लगेज। और फिर इतना सब हैपलेस होने के बाद बंदा होपलेस नहीं होगा तो क्या होगा? तो हैपलेस की वजह से लोग होपलेस हो जाते, ठीक है ना। तो हैपलेस मतलब अनलकी, अनलकी बोल सकते हैं हम इसको, अनलकी, ठीक है। चलो देखेंगे क्या है मीनिंग। अनफॉर्चुनेट है यहाँ पे, फॉर्चून नहीं है। हैविंग नो लक, सिनोनिम क्या होगा? चलो दिया यहाँ पे, अनलकी, अनलकी, अनफॉर्चुनेट या इल फेटेड। इल फेटेड मतलब जिस, फेट मतलब भविष्य, इल फेटेड मतलब जिसका भविष्य अंधकार में है। अंधकार में है ऐसा बोलो, जिसका गड़बड़ है, उसके साथ अच्छी कोई चीज हो ही नहीं रही, दैट इज इल फेटेड। एंटोनिम्स क्या होंगे? लकी, फॉर्चुनेट या ब्लेस्ड। समझ गया? फिर हैपलेस, हैपलेस मीन समवन हु हैज नो लक, दैट इज हैपलेस। चलो, हैपलेस इज लाइक वेरी सिमिलर टू लकलेस। लक नहीं है तो लकलेस हो गया, वैसे हैपलेस। लकलेस वर्ड नहीं है पर कोई, ऐसे ही बता रहा था। हाँ चलो, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे कौन सा है? इरेसिबल। इरेसिबल, ठीक है। इरेसिबल मतलब आपके किसी दोस्त को इमेजिन करो, इरेसिबल, ऐसा व्यक्ति जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता हो। आपका कोई तो ऐसा दोस्त, फ्रेंड होगा ना, कि जिसको चिढ़ाने में सभी को मजा आता, क्योंकि वो जल्दी चिढ़ता। तो जो बहुत जल्दी चिढ़ जाता हो, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, जल्दी गुस्सा आ जाता हो किसी को, उसे कहेंगे हम इरेसिबल है, ठीक है। देखो, हिज इरेसिबल नेचर मेड इट डिफिकल्ट फॉर हिम टू मेंटेन फ्रेंडशिप्स। और उन लोगों के लिए क्या हो जाता है? फ्रेंडशिप्स मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। वाई? बिकॉज दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड, है ना। तो इरेसिबल नेचर होता है उनका। इरेसिबल मतलब जल्दी चिढ़ने वाला, है ना। तो क्या है मीनिंग इसका? इजीली मेड एंग्री और प्रोन टू आउटबर्स्ट ऑफ टेम्पर। अचानक से गुस्सा हो जाएंगे, चिड़चिड़ चिड़चिड़ करेंगे, अचानक से गुस्सा हो जाएंगे, किसी पे चिल्ला देंगे, किसी को मार देंगे। ये व्यक्ति जो रहेंगे उन्हें कहेंगे हम ये इरेसिबल है।
मतलब ये बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते, जो जल्दी इरिटेट होंगे वो इरेसिबल है, समझ गए। चलो क्या होंगे सिनोनिम्स इसके, इरेटेबल, सॉरी इरिटेबल, हॉट टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड या टेस्टी। ये टेस्टी का स्पेलिंग देखो क्या है, TESTY है ना। ये टेस्टी का मतलब होता है जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आए, क्यों रहा है, अब जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आए उसे कहेंगे हम टेस्टी। और TASTY ये आपको पता है टेस्टी, देखो प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है, दिस इज टेस्टी, दिस इज टेस्टी, टेस्टी, वो ए जो है ना थोड़ा सा बड़ा है, टेस्टी, दिस इज टेस्टी, ठीक। एंटोनिम क्या होंगे इसके फिर, ऐसा व्यक्ति जो शांत रहे, उसे गुस्सा गुस्सा नहीं आता, काम है, प्लेसिड है, शांत बैठा हो, पेशेंट, ठीक है, समझ गए। इरेसिबल क्लियर हो गया, इरेसिबल। तो आपको क्या करना है आज आपको अभी जो हम एडिटोरियल देखेंगे वो एडिटोरियल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, उसके तो आंसर देने ही हैं। साथ में आज आपको मैं ये वर्ड देता हूं इरेसिबल, आज मुझे इरेसिबल का एक सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी को, ठीक है। चलो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द एडिटोरियल। द एडिटोरियल इज नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, पहले इसको पढ़ लो, वंस यू रीड इट देन वी विल डिस्कस इट। रीड इट। ठीक है, डन, पढ़ लिया। चलो क्या है अभी फिर, क्या है टॉपिक, कश्मीर फाइल ऑन होल्डिंग इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कश्मीर फाइल नाम से एडिटोरियल है ना, हमने कश्मीर फाइल्स नाम से मूवी देखी है। ऑन होल्डिंग इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर, अभी जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस कराने हैं उसके बेसिस पे उस पे है। चलो लेट अस रीड इट। द रीसेंट 2-day विजिट by team of Election Commission of India ECI led by the Chief Election Commissioner Rajiv Kumar to Jammu and Kashmir, its second since March, to meet representatives of political parties and the local administration, है ना। क्या बोला है कि अभी 2 दिन की एक विजिट हुई थी इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स की, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद थे, है ना। और ये सेकेंड विजिट है उनकी, कब से, मार्च से। और किस लिए होती है विजिट, टू मीट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, जहां वहां जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके नुमाइंदों से, रिप्रेजेंटेटिव से मिलने के लिए, एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इनसे भी मिलना है क्योंकि इलेक्शन में तो ये दोनों का सहभाग होगा। कम्स एमिड द ग्रोइंग कोरस फ्रॉम रीजनल पार्टीज टू होल्ड इलेक्शंस टू द 90 सीट असेंबली ऑफ द 5-year-old यूनियन टेरिटरी। कम्स क्या बोला है, कम्स एमिड द ग्रोइंग कोरस, कम्स एमिड मतलब इसके बीच में, किसके बीच में, ग्रोइंग कोरस। ग्रोइंग कोरस का मतलब होता है इनकी कंटिन्यूअसली डिमांड है और वो डिमांड बढ़ रही है, क्या, कि इलेक्शन कराया जाए। जो रीजनल पार्टीज है वहां की, उनकी तरफ से ये डिमांड, बढ़ती हुई डिमांड आ रही है कि यहाँ पे इलेक्शन कराया जाए। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, वहां पे 90 सीट्स की असेंबली है। और पिछले 5 सालों से, जब से आर्टिकल 370 क्रैप हुआ है, बंद हुआ है, तब से वहां पे इलेक्शन हुए नहीं। एक्चुअली उससे पहले ही इलेक्शन नहीं हुए, 1 साल पहले से उसके इलेक्शन नहीं हुए हैं,
है ना। तो अभी फिलहाल वो यूनियन टेरिटरी है, तो वहां पे इलेक्शन करा के असेंबली बनाई जाए। इन इट्स December 2023 जजमेंट ऑन आर्टिकल 370, द सुप्रीम कोर्ट was specific in its direction on holding elections in जम्मू एंड कश्मीर। सुप्रीम कोर्ट ने इनके 2023 के जजमेंट में ही बोल दिया था कि आर्टिकल 370 हटाना सही है। हाउएवर जम्मू कश्मीर को ऐसे ही नहीं रहने देना चाहिए, वहां पे इलेक्शंस कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेडलाइन भी दी थी, अगर इसमें मेंशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन भी दी थी। द कोर्ट हैड नोटेड दैट डायरेक्ट इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैनॉट बी पुट ऑन होल्ड अंटिल स्टेटहुड इज रिस्टोर्ड। सरकार की क्या दलील थी वो समय पे कि पहले स्टेट बच जाने दो। अभी हमने क्या किया है कि लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बना दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेट बनाएंगे जम्मू कश्मीर को और फिर इलेक्शंस कराएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि नहीं, स्टेटहुड बनने तक वेट करने की जरूरत नहीं है, आप पहले वहां पे इलेक्शन कराइए। एंड डायरेक्टेड द ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टू कंडक्ट इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर बाय सितंबर 2024, सितंबर 30, 2024, 30 सितंबर 2024 तक इलेक्शन करा लीजिए। दिस वाज द डायरेक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू द ECI। The erstwhile state of Jammu and Kashmir was bifurcated into two union territories। erstwhile मतलब पहले का, पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट था, पूरा एक स्टेट के उसका विभाजन हुआ। बाइफरकेट का मतलब क्या होता है, विभाजन होना। तो एक पार्ट बना यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की, दूसरा पार्ट बना यूनियन टेरिटरी लद्दाख का। एंड इट्स स्पेशल स्टेटस स्क्रैप्ड इन 2019। और आर्टिकल 370 के अंडर जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, जहाँ पे वो अपना अलग नेशनल एंथम, अपना अलग क्या अपना अलग असेंबली रख सकते, अलग असेंबली तो वैसे हर स्टेट रख सकता है, अलग फ्लैग रख सकते थे। तो ये जो सारे एडिशनल रिजर्वेशन नहीं देना, ये जो सारी चीज़ें वहाँ पे आर्टिकल 370 के अंदर थी, उसको तो सरकार ने बंद कर दिया था, वो स्पेशल स्टेटस निकाल लिया था। जम्मू एंड कश्मीर, हाँ, जम्मू एंड कश्मीर सॉ इट्स लास्ट असेंबली इलेक्शंस इन 2014। 2014 में, 10 साल हो गए अभी, 2014 में तो सरकार बन गई थी वहां पे, है ना। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी इन 2018, जम्मू कश्मीर हैज नॉट हैड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे ऑथर कि 2014 में इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में दो पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई थी। कौन सी दो पार्टीज थी, एक तो PDP थी, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की, है ना, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी थी। इन दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। 2018 तक वो सरकार चली, लेकिन 2018 में वो सरकार गिर गई, यानी दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते, और तब से ही वहां पे एक लोगों ने चुनी हुई सरकार नहीं है। ठीक, चलो नाउ गो थ्रू दी सेकेंड पार्ट। ये पार्ट पढ़ो, फिर इसको डिस्कस करेंगे।
ठीक है, डन, गुड। चलो, अगर नहीं हुआ होगा तो पॉज कर लो, पढ़ लो आराम से, फिर रिज्यूम करना। चलो, लेट अस नाउ गो थ्रू दी सेकेंड पार्ट। क्या दिया है इसमें? द सेंटर शुड बी बॉयड बाय द फेथ शोन बाय वोटर्स इन लोकसभा इलेक्शंस। सेंटर शुड बी बॉयड, बॉयड मतलब सेंटर का, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का उत्साह जो है वो बढ़ना चाहिए इस चीज से, उत्साह उनका कॉन्फिडेंस इस चीज से बढ़ना चाहिए। बॉयड मतलब हम होते हैं ना, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हम जरा सीना तान के चलते हैं, तो दैट इज यू आर बॉयड, है ना। कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए किस बात से? कि जो फेथ लोगों ने इलेक्शंस में दिखाई है, अभी जो लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उसमें जो फेथ वहां के लोगों ने दिखाई है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट का उत्साह बढ़ना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। हिल्ड इन अप्रैल में दिस ईयर वोटर्स चोज टू डिपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ट्रेंड। पिछला जो ट्रेंड था जो कश्मीर में चल रहा था, स्पेशली इन द कश्मीर वैली, of election boycotts and instead posted a historic turnout of 58% in 5 लोकसभा सीट्स। पहले जो ट्रेंड होता था जम्मू एंड कश्मीर में कि इलेक्शंस आए तो वहां पे पहले मिलिटेंट ग्रुप्स जो होते थे वो अनाउंसमेंट कर देते थे कि इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे, जो भी इलेक्शन में जाएगा तो हम मार डालेंगे, तकलीफ देंगे, जो भी है। तो इससे लोग डर जाते थे, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। पर इस बार वो ऐसी सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं थी और इसलिए पहली बार ऐसा हुआ इतने सालों में कि 50% से ज़्यादा यानी 58% का वोटर टर्नआउट कश्मीर में देखा गया। वहाँ पे अभी लोकसभा के इलेक्शंस हुए 5 सीट्स के लिए और वहाँ पे बहुत अच्छा टर्नआउट था, तो इससे सरकार का कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। सिंस 1990 को अभी 30 साल से ज़्यादा हो गए, 35 साल होंगे अभी, जम्मू कश्मीर वोटिंग परसेंटेज हैड नेवर क्रॉस 50% मार्क। 50% से ज्यादा लोगों ने कभी वोट किया नहीं था, पर 58% इज अ गुड नंबर, वेरी गुड नंबर। ठीक, नेक्स्ट, देयरफॉर होल्डिंग इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस विल बी अ स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय द सेंटर। सेंटर का स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा कि देखो पहले हालत कितनी बुरी थी, हम जब से आए हमने 370 हटा दिया, उसके बाद से हालत बहुत सुधरी है, ये सरकार बताने की कोशिश करेगी। इट विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव रेसिप्रोकेशन टू वोटर इंथुजियाज्म। जो रेसिप्रोकेशन का मतलब हमने जो वोकैबुलरी देखते हैं उसमें देखा है, रेसिप्रोकेशन मतलब वापस उनको पलट के बताना कि व्हाट यू डिड आई एम ऑल्सो रेसिप्रोकेटिंग द सेम थिंग, हम उसी में आपको जवाब भी दे रहे हैं। वैसे ही आपसी समझौता या क्या कहते हैं, आपने भी किया हम भी वैसे ही कर रहे हैं, है ना। तो आपने उत्साह दिखाया, इंथुजियाज्म दिखाया, हम भी आपके लिए इलेक्शंस करवा के वही इंथुजियाज्म दिखाएंगे। द सेंटर हैज बीन अक्यूज्ड बाय सेवरल राइट्स ग्रुप ऑफ curtailing डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस इन जम्मू कश्मीर सिंस इट्स सेमी ऑटोनोमस स्टेटस एंडेड, है ना। अब राइट्स ग्रुप जो है वहां पे, राइट्स ग्रुप का मतलब होता है ऐसे ग्रुप जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, है ना। तो ये जो राइट्स ग्रुप है इनका तो काम ही है सरकार के दोष गिनाना। तो ये कह रहे हैं कि वहां पे लोगों के राइट्स का हनन हुआ है जब से सरकार ने वहां पे ये सेमी ऑटोनोमस स्टेटस जो है उसको एंड कर दिया है। इन 2019 में क्या हुआ था, आर्टिकल 370 को हटा दिया था और उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पे गवर्नर अपॉइंट करके सेंट्रली वो सिस्टम सारी वहां पे चलाना शुरू कर दिया है या शुरू रखी है। तो उसकी वजह से वहां के जो राइट्स ग्रुप है, वहां पे कुछ लोग रहते हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार ने हमारे अधिकार हमसे छीन लिए। Allowing people to choose their representatives will be a major step towards ensuring the restoration and the building up of the political process, है ना। तो जब हम ये इलेक्शन कराएंगे तो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनेंगे, तो सरकार पे ये जो दोष लगाने का सिलसिला शुरू है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब जो निर्णय लिए जाएंगे वो वहां के लोगों ने इलेक्ट की हुई गवर्नमेंट द्वारा लिए जाएंगे। Recurrent militant attacks in Jammu and Kashmir point to the fact that a lot of work is still required to attain complete peace in Jammu and Kashmir. फिर से मिलिटेंट अटैक वहां पे शुरू हो चुके हैं। रिकरेंट मतलब कंटिन्यूअस, अभी फिर से शुरू हो गए वो, है ना। तो इनकी वजह से क्या हो रहा है, इनसे एक चीज तो ध्यान में आ रही है कि हम जो मिलिटेंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें और काम करने की वहां जरूरत है। हाउएवर मेकिंग इलेक्शंस सबसर्विएंट to the security situation will only make the center hostage to the whims of the terrorists.
तो यहाँ पे ऑथर का क्या कहना है, पर वहाँ पे मिलिटेंसी बढ़ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इलेक्शंस नहीं कराएंगे, हमको इलेक्शंस कराना चाहिए। यानी सिक्योरिटी का रीजन देके आप इलेक्शंस को सेकेंडरी नहीं कर सकते। यहाँ पे वर्ड आया है सबसर्विएंट। सबसर्विएंट मतलब सेकेंडरी टू समथिंग, यानी आप मिलिटेंसी का प्रॉब्लम बना के इलेक्शंस को सेकेंडरी कर देंगे तो क्या होगा, क्या होगा कि वहां पे इलेक्शंस नहीं होंगे, तो यही तो वहां के टेररिस्ट भी चाहते। तो इसका कहना है कि आप फिर होस्टेज हो जाओगे, यानी होस्टेज मतलब बंदी बन जाओगे, किस चीज के, विम्स ऑफ द टेररिस्ट। टेररिस्ट के विम्स का मतलब होता है टेररिस्ट की इच्छाओं के आप होस्टेज हो जाओगे। टेररिस्टों की तो यही इच्छा है ना कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी ना आए, इलेक्शंस ही ना हो, बराबर, यही तो टेररिस्ट भी चाहते हैं वहां के। तो सरकार अगर वही करेगी, मतलब मिलिटेंसी के डर से इलेक्शन नहीं करवाएगी, तो इसका मतलब यही निकाला जाएगा कि सरकार मिलिटेंसी से डर गई है। ये ऑथर का कहना है, वैसे सरकार नहीं डरती इन सारी चीजों से। ऑन द वन हैंड द सेंटर नीड्स टू फर्दर इट्स एफर्ट्स टू डील विथ मिलिटेंसी। अब ये ऑथर सजेशन दे रहे हैं सरकार को, क्या, एक हाथ पे तो सेंटर ने क्या करना चाहिए, एफर्ट्स बढ़ाने चाहिए कि मिलिटेंसी खत्म हो। मतलब मिलिटेंसी का मतलब क्या होता है, टेररिस्ट अटैक्स वगैरह ये सारे खत्म हो। व्हाइल ऑन दी अदर हैंड, दूसरे हाथ पे किक ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। किक ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस का मतलब, किक ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट, शुरू करना। ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस फिर से शुरू की जाए, यानी इलेक्शंस वाली प्रोसेस, जहां पे जम्मू कश्मीर के लोग अपने नुमाइंदों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनेंगे। ठीक, चलो नाउ द लास्ट पैरा इज वेरी स्मॉल, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली। चलो रीड द लास्ट पैरा। ठीक है, डन, पढ़ लिया, छोटा सा पैरा है बहुत। चलो क्या दिया है अब इसमें, assembly elections can turn out to be a democratic instrument to ensure that any sense of alienation does not get amplified and exploited by the enemies of the country। अब यहाँ पे ऑथर क्या कह रहा है कि असेंबली इलेक्शंस अगर आप करवाओगे तो उससे क्या होगा, ये एक डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट करके साबित होगा, एक ऐसी चीज करके साबित होगी जो ये इंश्योर करेगी, है ना, ये चीज को देखेगी कि वहां के जो लोग हैं, वहां के लोग एलियनेटेड या एलियनेशन का सामना ना करें, या एलियनेशन की शिकार ना हो। एलियनेशन का मतलब है अलग थलग होना, है ना, ऐसा ना हो कि वहां के लोगों को लगे कि हमसे तो सेम ट्रीटमेंट होती नहीं जैसे भारत के बाकी राज्यों के लोगों के साथ होती, हमारे साथ अलग व्यवहार हो रहा है। तो ये जो फीलिंग उनमें आ सकती है, इससे असेंबली इलेक्शंस अगर आप करवाओ तो इस फीलिंग से दूर रहा जा सकता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो एलियनेशन की फीलिंग है, अलग थलग करने की फीलिंग है, ये एम्पलीफाई हो सकती है और इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, यानी वो बहुत बढ़ सकती है और फिर उसका फायदा ना गलत तरीके से फायदा लिया जा सकता है। इसके द्वारा हमारे जो दुश्मन है, एनिमीज ऑफ द कंट्री, यानी हमारे नेबरिंग कंट्री जो है, जब पाकिस्तान में ISI बैठा है वगैरह, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या पाकिस्तान की हुकूमत, इन सारी चीजों का गलत तरीके से फायदा उठा सकती है। इस चीज का अगर वहां के लोग एलियनेटेड महसूस करें, एलियनेटेड मतलब अलग थलग। जम्मू एंड कश्मीर नीड्स टू हैव अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक सेटअप इन प्लेस टू डील विथ इश्यूज सच एज ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कह रहे हैं अभी, जम्मू कश्मीर में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब जहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन हो सरकार में, यानी लोगों की रिप्रेजेंटेटिव सरकार चलाए, ऐसा इसे कहते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। सेटअप इन प्लेस, ऐसा ही सेटअप होना चाहिए ताकि वो कैसे इश्यूज से डील कर सके। ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, वो तो पूरे हिंदुस्तान में है। इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस ना, इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस इज अ बिग प्रॉब्लम देयर ना, हमारे यहाँ उतना नहीं है पर उधर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही नहीं है।
दीज, तो इससे फाइट करने में वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनी हुई गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी. दिस इज व्हाट द ऑथर थिंक्स. दीज इलेक्शंस हैव पोटेंशियल टू एक्ट एज हीलिंग प्रोसेस फॉर द प्लेस वुंडेड बाय 3 decades ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. पिछले 30 सालों से ये जो घाव जम्मू कश्मीर सह रहा है आतंकवादियों की वजह से, उससे डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर आएगी तो उससे उन घाव को भरने का, हीलिंग प्रोसेस शुरू होने का काम उससे होगा. पिछले 3 से ज़्यादा दशकों से वहाँ पे आतंकवाद की वजह से, आतंकवाद की आग में कश्मीर झुलस रहा है. इससे बचा, इससे वो प्रोसेस को थोड़ा सा हील होने में मदद होगी. समझ गए? क्लियर? चलो, नाउ देर आर फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू पीपल. गो थ्रू दीज क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन इज, what does the high voter turnout during recently conducted Lok Sabha elections in Jammu Kashmir suggest? इस बार लोकसभा की इलेक्शंस में 5 लोकसभा की सीट्स के लिए जो इलेक्शंस हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, हाई वोटर टर्नआउट था, तो इससे क्या सजेस्ट होता है ये आपको बताना है. अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट आर द चैलेंजेस जम्मू एंड कश्मीर इज फेसिंग करंटली, इसका आंसर आपको बताना है. नेक्स्ट, नियरली सेम मीनिंग आपको बताना है सबसर्विएंट का. ठीक है. नेक्स्ट, फिर जो लास्ट 2 क्वेश्चन है उनमें पहला है ग्रोइंग कोरस. ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज का आपको सेम मीनिंग वाला ऑप्शन चूज करना है. और फिर आपको बताना है बाय व्हेन डिड द सुप्रीम कोर्ट आस्क ईसीआई टू कंडक्ट इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर. कब तक जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस कराने का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है. तो इन सारे सवालों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं. साथ में जैसे मैंने पहले कहा, इर्रेसिबल ये जो वर्ड था, इसका एक सेंटेंस बना के आपको कमेंट बॉक्स में देना है. थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस टिल नाउ. थैंक यू वेरी मच.